दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं। अपनी स्क्रीन पर नंबर देखें 13500 13,500। अब ये जो आंकड़ा है ये भारत की जीडीपी का नहीं है। ये जो आंकड़ा है ये नरेंद्र मोदी कितने दिन प्रधानमंत्री रहे ये भी वो आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा है उन शहीदों का जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए या अंग्रेज़ की गोली से मारे गए या फिर काला पानी के सुनसान अंधेरों में कुर्बान हो गए। अब दोस्तों ये जो 13,500 का आंकड़ा है शहादत का, इसके अलावा एक और आंकड़ा है 8 लाख। और ये जो 8 लाख शहादतें हैं 1857 से 1947 तक, ये वो शहादतें, वो कुर्बानियाँ हैं अपने देश के लिए जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि साहब आज ये बात क्यों हो रही है? दरअसल देश की आज़ादी के 80 साल पूरे हो गए, लगभग 80 साल पूरे हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहादतें हैं, ज़रा इनकी कीमत आंकी जाए कि इन शहादतों से, इन फांसियों से, इन कुर्बानियों से हमने इन 80 साल में हासिल क्या किया है, वॉट वी हैव गेन्ड। अब इन 80 बरसों में हम किन क्षेत्रों में आगे बढ़े, किन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए, वो चाहे उद्योग का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, कारखाने हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हम आगे कहाँ बढ़े 80 बरसों में और कहाँ पिछड़ते चले गए। अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शिक्षा से शुरू करते हैं। और शिक्षा इसलिए क्योंकि शिक्षा ही किसी देश का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन होता है। और फाउंडेशन में भी जो फाउंडेशन होती है वो स्कूल एजुकेशन होती है, स्कूलों की शिक्षा जहां बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो 80 साल बाद देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में, स्कूल की शिक्षा में दोस्तों आज हाल क्या है। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। 4 साल हो गए खाते हुए। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, कक्षा 2 की, 3 की, 4 की, कोई 6 की, ये बच्चे बच्चियां कह रहे हैं कि साहब हमें जो है आप एक पंखा दे दीजिए, जो छत टूट रही है उस छत की मरम्मत कर दीजिए, बाथरूम में दरवाजे लगा दीजिए, टीचर से कहिए कि वो आए, कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड दे दीजिए। बहुत ही बुनियादी मांगे मांगी जा रही हैं। और 80 साल बाद यानी 2026 में हालत ये है, और ये हालत सिर्फ राजस्थान की नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, आप राज्यों के नाम लेते जाइए। प्राइमरी एजुकेशन सबसे बड़ा फाउंडेशन देश का, प्राइमरी एजुकेशन देश की जो बुनियाद है, देश का आप कह सकते हैं सारा स्ट्रक्चर जिस फाउंडेशन पे खड़ा है, खोखला होता गया, होता गया, होता गया। और 80 साल बाद आपने तस्वीर देख ली। उधर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से कह रहे हैं कि साहब हमने बुनियादी ढांचा बदल दिया है, हम एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आए हैं। यानी कई दशकों तक पॉलिसी नहीं थी, मैं पॉलिसी लेके आया हूं। बहुत बड़ा परिवर्तन है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। साथियों, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। अब दोस्तों लाल किले से मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सच्चाई क्या है, आप कुछ आंकड़ों पे गौर कीजिए। पहला आंकड़ा देखिए, रोजाना 25 स्कूल बंद हो रहे हैं इस देश में। 25 स्कूल, एवरी डे 25 स्कूल्स आर बीइंग क्लोज्ड। और पिछले 10 साल में, मोदी जी के जो 10 साल हैं, 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और अगर आप बजट देखेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं मैं लाखों का बजट में दे रहा हूँ, मैं फ्री कोचिंग कर रहा हूँ, बजट का भी हाल देख लीजिए। शिक्षा पर जो खर्च है, उसका जो लक्ष्य था कि हम अपने बजट का 6% खर्च करेंगे। सच्चाई क्या है, 5% छोड़िए, 4%, 3%, 3.5%, 4% ये हम खर्चा कर रहे हो। कहीं कहीं तो 2.5% भी खर्चा नहीं हो रहा है। यानी जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए 6%, अगर हम हर बच्चे को समान शिक्षा दे सकें, जो चाइना में, जो यूएस में,
जो बाकी देशों में है। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो कम से कम मोदी जी को 6% खर्च करना पड़ेगा, आधा खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं जा रहे, जर्जर व्यवस्था है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि भाई मोदी जी की शिक्षा का हाल किया है। आंकड़े बताते हैं कि साहब कक्षा 3 के 4 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। यानी हर 4 में से तीसरा बच्चा सरकारी स्कूल में बुनियादी पढ़ाई में पीछे है। अभी जो सारी आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है और इसमें एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। आंकड़े मेरे पास कई हैं लेकिन एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। ये ग्राफिक देखिए अपनी स्क्रीन पर। 14 से 18 साल के बच्चे, 14 साल से 18 साल के बच्चे, आप कह सकते हैं इसमें जेन ज़ी भी है और जेन अल्फा भी है, बुनियादी अंक गणित के सवाल हल नहीं कर पाते। जो बेसिक अरिथमेटिक है कि भाई 7 में से 4 गया, 7 में से -4 तो क्या होगा, या 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो बुनियादी अरिथमेटिक है, बेसिक अरिथमेटिक, 50% बच्चे वो नहीं बता पा रहे। ये हमारे देश के प्राइमरी एजुकेशन का हाल है 80 साल बाद, 13,500 कुर्बानियों के बावजूद। तो दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का हाल आपने देख लिया, जिसको दुनिया भर के समाजशास्त्री कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं कि ये एक फाउंडेशन है देश की, यानी राष्ट्र की जो नींव है वो स्कूल एजुकेशन है। तो नींव का हाल आपने देख लिया किस तरह से जर्जर होती जा रही। अब एक और बात कर लेते हैं, जेन ज़ी की बात कर लेते हैं। जेन ज़ी मतलब हमारा जो युवा जवान है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ चुका है, यानी आप कह सकते हैं 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो जेन ज़ी हैं। 14-15 साल से लेकर 28-29 साल के बच्चे, और जिन बच्चों ने इस वक्त नींव हिला रखी है सरकार की, वो चाहे जंतर मंतर का आंदोलन हो, चाहे वो 20 जुलाई को संसद का घेराव हो, चाहे वो झारखंड में विधानसभा का घेराव हो, चाहे वो मुंबई में, नागपुर में, पुणे में, देश के बाकी कोनों में, पटना में, जहानाबाद में, सिवान में, जहाँ जहाँ ये आंदोलन हो रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो पेपर लीक है, लेकिन पेपर लीक से बड़ी समस्या है, या यूँ कहूँ असली समस्या है जिसके लिए बच्चे लाठी खा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है किसी के पास। लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहाँ की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बच्चे रोड पर उतरेंगे ही, लाठी चलाने से दबने वाला नहीं है। अब दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका जो मेजर प्लान था, जो मेजर उनका आप कह सकते हैं कि जो चुनावी मुद्दा था वो रोजगार था। और इसी रोजगार को लेकर उन्होंने कहा था, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, मोदी हर जगह अपनी रैली में गारंटी दे रहे थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सरकार आएगी तो एक गारंटी मैं देना चाहता हूं युवाओं को कि हर हाल में सबको रोजगार मिलेगा, यानी रोजगार की गारंटी हर युवा के पास होगी। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है, और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। तो मोदी कह रहे हैं कि हर युवा को रोजगार की गारंटी है, एवरी यूथ विल गेट एन एम्प्लॉयमेंट, अ जॉब। और इसीलिए जो कैंपेन था जिसका पोस्टर देखें, युवा शक्ति रोजगार, मोदी का वादा, ये पोस्टर्स हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, हर शहर में ये पोस्टर लगे थे। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, सच्चाई है, एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2026 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार देश में 2/3 ग्रेजुएट्स, 2/3 ग्रेजुएट्स, यानी जो 66% ग्रेजुएट्स हैं, खासकर शहरी आबादी में, उनके पास रोजगार नहीं है। यानी 100 में से 66 युवाओं के पास शहर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। और 80 साल में स्थिति कितनी ख़राब हुई है, आंकड़ा देखिए। नेहरू जी की और इंदिरा गांधी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से 50-60 दशक में जब देश के पास रिसोर्सेज, संसाधन बहुत कम थे, इतने कारखाने भी नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सरकार का इतना बजट नहीं था, नेहरू जी के टाइम पे जो बेरोज़गारी की दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर थी, वो 2%, 2.5%, 3% थी।
2 से 3% बेरोज़गारी की दर थी। लेकिन आज या पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के समय में ये 6% हो गई, 6%। आप कह सकते हैं जस्ट ट्रिपल हो गई है और कहीं कहीं 7 से 8% ये दर जा रही है अनऑफिशियली। ऑफिशियल अगर बात करें तो 6% जो है वो दर है। आप कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है उसकी जो दिशा है, ऐसा लग रहा है आसमान छू लेगी आने वाले वर्षों में। तो दोस्तों, आपने शिक्षा का हाल देखा, 80 साल में हम कहाँ पहुँच गए शिक्षा में। रोज़गार का उसकी भी आपने सच्चाई देख ली है कि नेहरू के टाइम पे ज़्यादा बेहतर स्थिति थी, युवाओं की हाथ में रोज़गार था। आज 66% जो ग्रेजुएट है उसके पास रोज़गार नहीं है। और वो मोदी जो 2014 में एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ आए थे कि मैं युवाओं को गारंटी देता हूं रोज़गार की, वो किस तरह से विफल हुए आपने आंकड़ों में देखा है। एक और पैमाने की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य। अगर किसी भी देश का स्वास्थ्य सेवाएं अगर ठीक नहीं है तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। और चीन और अमेरिका हमसे इसमें आप कह सकते हैं छोड़िए कंपटीशन ही नहीं है, चाइना से कंपटीशन ही नहीं है। 90 के दशक में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चीन से बेहतर थी। अब आज क्या स्थिति है वो तो मैं आपको आंकड़ों से बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मोदी जी की सुन लेते हैं। लाल किले से मोदी जी ने कहा कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं और ये जो आयुष्मान भारत है ये देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं इसको पूरी तरह से बदल रहा है। सुनिए पहले मोदी जी को। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। तो मोदी जी लाल किले में लाल पगड़ी बांध के कह रहे हैं कि साहब ये क्रांति है आयुष्मान भारत। लेकिन अस्पताल में ज़मीनी हकीकत क्या है तो आपको अस्पताल में ही पता लगेगी। जब बिस्तर पे मरीज़ होता है तब पता लगता है आयुष्मान भारत क्या है। ज़रा मरीज़ों की सुन लीजिए अस्पताल से क्या बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बना के जाते हैं जहाँ आयुष्मान का सुविधा उपलब्ध है तो बोलता है नहीं आपको प्राइवेट से इलाज करवाना पड़ेगा। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है ना भाई डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि मैं अभी फेंकने वाला हूँ, क्योंकि आयुष्मान कार्ड कोई काम का नहीं है। जब मैं डॉक्टर को बोला ना कि भाई मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, बोला कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, मुँह पे मार दिया आयुष्मान कार्ड मेरा। तो जो लाभार्थी हैं आयुष्मान भारत के तथाकथित लाभार्थी वो कह रहे हैं कि भाई इसको कूड़ेदान में फेंक दो, या आयुष्मान कार्ड को डस्टबिन में फेंक दो। अब 2026 में जब मोदी जी को 12.25 साल हो गए हैं, दूर दराज की क्या बात करें, दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में। ज़रा जीटीबी हॉस्पिटल का ज़रा नज़ारा देख लीजिए तो आपको आयुष्मान से लेकर देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं 80 साल बाद उसकी हकीकत पता लग जाएगी। तो राजधानी के अस्पताल का तो आपने हाल देखिए, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन अभी भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर टॉर्च की रोशनी से इलाज हो रहा है, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर टॉर्च की रोशनी से 2026 में। अब दोस्तों शिक्षा की बात हो गई, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो गई, रोज़गार की बात हो गई, जेन ज़ी की बात हो गई, जेन अल्फ़ा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, मोदी जी के आयुष्मान की बात हो गई, डिफेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, नींव है किसी भी मुल्क की। अब डिफेंस मोदी जी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अनिल अंबानी को भी वो लाए थे कि भाई किसी तरह से अनिल अंबानी राफेल बनाए। अनिल अंबानी तो दिवालिया हो गए, तो अडानी साहब को आगे कर दिया कि आप डिफेंस सेक्टर में आए। और मोदी जी का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और फौज पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी से हम दबने वाले नहीं हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब दोस्तों मोदी जी कह रहे हैं चीन के बारे में कि भाई चीन ने हमारे यहाँ ना ही कोई प्रवेश किया है, ना ही कोई कब्जा है, ना कोई सवाल है। लेकिन सच्चाई देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं उनके हवाले से कि 60 किलोमीटर अंदर हमारी जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश के 60 किलोमीटर अंदर जो हमारी पुलिस चौकी है
वहाँ पर चीन की फ़ौज पहुँच चुकी है और हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। और देश में ऐसा कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया से कहा गया है कि आप अरुणाचल पर खबरें मत बनाइए, मत दिखाइए खबरें, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देश के फॉर्मर होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव, जो रक्षा मंत्रालय में भी रहे और गृह मंत्रालय में भी रहे, जो सारे बॉर्डर्स देखते थे, RK सिंह मंत्री भी रहे मोदी सरकार में, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनका भी आप बयान सुन लीजिए। सारी पोल खोल दी है मोदी की रक्षा नीति की। Friends, this is RK Singh. I have spent about 8 years in the Ministry of Defense and 7 years in the Ministry of Home Affairs. And I know what border management is. I read a news item today in the Times of India, which gives me worry and should worry all the citizens of our country. It appears that we have abandoned a patrolling point called Sera 5 in taxing in Arunachal. And the Chinese have established a permanent presence there. I want to know, and the nation wants to know, as to how many other patrolling points has the government given up since 2014? Are there other patrolling points which were given up by this government? Patrolling points which were being patrolled, where our patrols used to go before 2014? The government needs to answer this. तो दोस्तों, आपको वो आंकड़ा याद है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था स्क्रीन पर? 13,500 शहादतें हुई। यानी लोग, हमारे देश के हमारे जो पूर्वज थे, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, जो कोई फांसी चढ़ गया, किसी ने छाती पर गोली खा ली, तो किसी को काला पानी हो गया, वहीं अंधेरे में ही वो कुर्बान हो गया। उसी का मैंने कहा था कि उससे हासिल क्या हुआ। इतनी जो कुर्बानियाँ दी, 8 लाख तो कुर्बानियाँ ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है। आज हासिल क्या हुआ है? शिक्षा का हाल आपने देखा, रोज़गार का हाल आपने देखा, डिफेंस का हाल देखा, स्वास्थ्य का हाल देखा। हाल तो मैं कारखानों को भी आपको बताता, और ये भी आपको बताता कि किस तरह से ये जो देश है, जो नेहरू ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनाया था, आज हम 80% सामान चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो इकॉनमी है इंपोर्ट ओरिएंटेड होती जा रही है। फिर कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ इंडेक्सेस हम देख लें, कुछ पैरामीटर्स और देखें अपने लोकतंत्र के, लोकशाही के। मिसाल के तौर पर जिन इंडिकेटर्स पे, जो हमारे जनतंत्र के पैमाने हैं, जहाँ पर हम फिसलते चले जा रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है, इंडेक्स है, वो प्रेस फ्रीडम का है। प्रेस फ्रीडम, गोदी मीडिया जिसने और उसको बदनाम कर दिया। प्रेस फ्रीडम में आज भारत 157 पोजीशन पर है। 10 और 20 की बात नहीं हो रही, 157। अगर आप डेमोक्रेसी का इंडेक्स देखेंगे तो आज भारत 51, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम कहते हैं, स्थान डेमोक्रेसी में है 91, हमारा 51। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भले ही राशन फ्री बट रहा हो, उसमें हम 102 स्थान पर हैं। और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो हम 130वें पायदान पर हैं। और अगर हम बात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की करेंगे तो आज भारत 91वें स्थान पर है। और कई ऐसे स्थान हैं जहां हम अपने पड़ोसियों से भी पीछे हैं। अब दोस्तों, आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल है कि जो 13,500 लोग शहीद हो गए हमारे देश की आज़ादी के लिए, या वो 8 लाख जिनका रिकॉर्ड्स में नाम नहीं है, ये जो इतने बड़े पैमाने पर ये जो कुर्बानियाँ हुई, क्या इसका जो हिसाब है इसे हमें करना चाहिए? क्या हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने क्या सोचा था? नेहरू या नेहरू से पहले, या जो फांसी पर चढ़ते चले गए, वो क्या क्या सोच रहे होंगे, और आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या इसका हिसाब होना चाहिए? इस पर आत्ममंथन होना चाहिए? या फिर जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए, या जो सच्चाई मैंने आपको दिखाई या बताई, उसको नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके हमें 15 अगस्त सिर्फ आंख बंद करके सेलिब्रेट करनी चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे वंदे। तो दोस्तों, ये था आज स्पेशल स्टोरी का एक और वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें भेजिएगा। किस तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं जहां पर देश का एक एक्सरे हो, देश की जो सच्चाई है जो छुपाई जाती है वो आपके सामने रखूं और उस पर हम आत्ममंथन करें, वो भी आइडिया आप ज़रूर भेजिएगा। और एक और गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अगर आप क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो चैनल है ये आपकी हौसला अफजाई से चल रहा है, और ये जो आवाज़ है आप तक पहुंच रही है, उसके पीछे आप ही असली ताकत, आप ही असली प्रेरणा। तो इसको देखते रहिए और फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।